जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में, उसकी संरचना और संगठन के बारे में, और उसमें मैंने एक वर्ड लिया था अरोरा। अरोरा को ग्राफ में दिखाना बाकी था। अरोरा को हर कोई व्यक्ति नहीं देख सकता, इसे देखता है वो जो पोल्स पर रहते हैं, ध्रुवों पर रहते हैं। आपको देखना है तो उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पे चले जाइए और आप देखेंगे कुछ इस तरीके की लाइट आपको देखने को मिलती है। ये देख रहे हैं चमकीली सी लाइटें, सुंदर सी लाइटें, यही है अरोरा। ऊपर उत्तरी ध्रुव में जब होगा तो इसे अरोरा बोरियोलिस, और यही चीज जब दक्षिण ध्रुव पे हो रहा हो तो उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। चलते हैं आगे क्या, वायुमंडल में जो सूर्य की रोशनी की वजह से होने वाली घटना परिघटना, और उसके बाद आप देखेंगे जो क्षोभमंडल में दिख रहा था आपको परिवर्तन, उस परिवर्तन को देखेंगे, लेकिन उसको समझेंगे पहले इस तरीके से। कैसे? सूरज से आने वाले रेडिएशन से सब कुछ शुरुआत होती है। पूरी कहानी की शुरुआत किससे हो रही है? सूरज से आने वाले इंसुलेशन या रेडिएशन से। शॉर्ट वेव्स के रूप में आ रहा है, तरंगों के रूप में आता है, उसके बाद जमीन को भी गर्म करता है और पानी को भी गर्म करता है। ठीक, अब जमीन गर्म हो रही है, ठीक, और उसका कंडक्शन होगा। कंडक्शन के बाद आप देखेंगे इससे लगी हुई हवा भी क्या होगी? गर्म होगी, और क्या होगा? कन्वेक्शन, यानी कि संवहन के द्वारा यह हवा ऊपर की तरफ उठती है। जैसे जैसे ये संवहनीय, इसलिए इसको संवहनीय धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संवहनीय धारा। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये असल में क्या है? वार्म एयर है, क्या कर रही है? ऊपर की तरफ जा रही है और कन्वेक्शन के द्वारा जा रही है, यानी कि हीट को इधर उधर फैलाते हुए धीरे धीरे ऊपर जा रही है। ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे तापमान में क्या आती है? गिरावट आने के बाद कंडेंसेशन होगा। दोस्तों क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। और कंडेंसेशन होने के बाद देख रहे हैं इवापोरेशन हुआ, फिर कन्वेक्शन तरंग ऊपर उठी और यही जलवाष्प ऊपर जाकर के ठंडा हो रहा है, कारण कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर क्या होता जा रहा है? यानी लगभग 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर रहा है। तो 8 किलोमीटर तक जाना है तो अच्छा खासा तापमान गिर जाएगा। परिणाम रहा कि यही जलवाष्प बन गया बादल, और बादल होने के बाद क्या होने वाली है? क्या होने वाली है? वर्षा, और फिर से ये पानी आपको यहाँ मिल जाता है ना। तो दोस्तों हम चलने वाले हैं इसके प्रकार पर। देखिए ये बादल दिख रहा है, बादल कई तरीके के होते हैं। देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? सिरोकुमुलस, ऊपर देख रहे हैं, और ये ऐसे पर जैसे इसको सिरस के नाम से जानते हैं, काफी ऊंचाई पर है ये। और नीचे वाले बंदे की स्टेटस वर्षा यही कराते हैं। अच्छा, कुमुलोनिम्बस और कायदे से वर्षा करा रहा होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वर्षा। और ये देखें अल्टो को, ये पर्ल टाइप में फैले रहते हैं मोतियों के रूप में। ये तो एक, अच्छा, वायुदाब पेटी। मैं अभी आपको क्या कह रहा था? कंडेंसेशन। अच्छा, समझते हैं, क्या समझते हैं इस ग्राफ को? यही है अगला चैप्टर आपका जो आपको पढ़ना है। भैया देखिए ऐसा है कि रेडिएशन से जमीन गर्म हो रही है, कंडक्शन हो रहा है, फिर संवहन तरंगे जो धारा है नीचे से ऊपर उठ रही है, और वर्षा चल रही है। वर्षा का शब्द जो मैंने लिया ना, ये कई तरीके की होती है। आपसे यही पूछता है वो टाइप्स ऑफ रेनफॉल, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा था क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। देखिए एक तो ये रेनफॉल है, एक ये रेनफॉल है, एक वो रेनफॉल है। आप ऐसे समझिए कि होता क्या है, जब पर्वत के सहारे हवा चलनी शुरू हो ऊपर की तरफ, देख रहे हैं पर्वत के सहारे समुद्र से आ रही है और ऊपर चढ़ना शुरू हो रही है, तो तापमान इसका घटेगा, और जब घटेगा तो ऊपर जाके वही सेम घटना कंडेंसेशन होगा। उसके बाद क्या करेगी? वर्षा करेगी। यहाँ तो खूब वर्षा कर दी, लेकिन देखिए यहाँ जब उतर रही तो क्या वर्षा करेगी? नहीं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेन शैडो। तो पहला प्रकार कौन सा हो गया? वर्षा का पर्वतीय वर्षा। दूसरा प्रकार साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवातीय वर्षा। और तीसरा संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे लो प्रेशर, नीचे से ऊपर की तरफ हवा क्या कर रही है? तेजी से ऊपर जा रही है, और ऊपर जाने के बाद तापमान क्या होगा? घटेगा। संवहनीय धारा उठ रही है ना ऊपर की तरफ, और उसके बाद वर्षा हो रही है। तो ऐसा कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय इलाकों पर ऐसा ही होता है। मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ वायुदाब पेटियों में। फिर आप देखेंगे यार रोज ऐसा होता है, रोज 2 बजे के बाद वर्षा होती है दोपहर को। फिर अगला वर्षा कौन सी होती है? अब देखिए चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती का मतलब समझ रहे हैं? ये भी चक्रवात है, कहीं ना कहीं ये भी चक्रवात है, लेकिन ये 2 अलग अलग तरीके के चक्रवात हैं। और फिर भी ग्राफ को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहला इसी को मैं समझाऊंगा। टाइप्स ऑफ रेन की बात हो रही है, टाइप्स ऑफ रेन की बात हो रही है। कंडक्शन समझ में आया, संवहन समझ में आया, संचलन समझ में आया। अभिवहन के बारे में बात कर लेते हैं। अभिवहन का मतलब जो हवा ऐसे से चल रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्षैतिज रूप में जब चल रही होती है, तो रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, और उसके बाद किसकी बात हो रही है? अभिवहन। अब टाइप ऑफ रेन, देखिए टाइप ऑफ रेनफॉल किस तरीके का है? तो मेनली हम इसको लेते हैं 3 टाइप, 3 तरीके की होती है।
एक होता है माउंटेन वाली यानी कि पर्वतीय वर्षा, ये तो इजी होती है। फिर एक होता है संवहनीय वर्षा, उष्णकटिबंधीय इलाकों में यही सदाबहारी वन वगैरह पाए जाते हैं। फिर तीसरी होती है चक्रवाती वर्षा, ठीक है। इसमें एक तो वो नीचे से ऊपर की तरफ उठने की वजह से, ऊपर जैसी हवा जाएगी ठंडी होगी वर्षा हो रही वो बादल बनना है, और दूसरा एक रीज़न और होता है, मतलब कंडेंसेशन। इसमें कई रीज़न, 2 रीज़न से कंडेंसेशन है। जो वर्षा इसमें हो रही है वो 2 तरीके, एक तो नीचे से ऊपर जा रही है, कन्वेंशन की वजह से हो रहा है, संवहन की वजह से। यहाँ भी संवहनीय धारा चल रही तरीके से, जब धीरे धीरे ऊपर जाएगी ठंडी होगी बारिश शुरू हो जाएगी। और दूसरा आप देखेंगे फ्रंट की वजह से भी ऐसा होता है। फ्रंट का मतलब होता है वाताग्र, और वाताग्र क्या होता है तो वो आप इस ग्राफ में समझ सकते हैं। ये क्या हुआ, ऐसे बंद हो गया था, देखिए ऐसे जब कभी 2 अलग अलग गुण की हवाएं आपस में टकराती हैं, मान लीजिए ये कैसी हवा है, गर्म हवा है इसलिए ऊपर उठ रही है, ये भारी हवा है ठंडी होगी तभी नीचे आ रही है, दोनों जब टकराएंगे तो ये जो इलाका है ना ये कहलाता है वाताग्र। तो इसके अंदर जो जलवाष्प होगा कुछ इसके अंदर होगा, इसके अंदर ज़्यादा ही होगा, और दोनों जब टकराएंगे तो भैया सिंपल सी बात है, आप देख रहे हैं क्या होगा, कंडेंसेशन की शुरुआत, क्योंकि तापमान इसे यहीं पर ठंडा कर दिया, ठंडी हवा के संपर्क में आते हैं तापमान ठंडा। अब इस फ्रंट यानी वाताग्र को, ये वाताग्र बन गया, इसके सहारे वर्षा शुरू होने वाली है। तो ये हो गई मुख्य रूप से आपके वर्षा का प्रकार। अब जरा हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे चलते हैं जो आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वह है वायुदाब पेटिया का। क्या है वायुदाब पेटियाँ? देखिए वायुदाब पेटिया का मतलब ही है कि बात हो रही वायुदाब की। वायुदाब किसे कहते हैं? अभी मैंने पहले शुरुआत में आपको बताई थी कि किस तरीके से वो एक मैंने बनाया था आपके लिए, क्या एक खंबा, कि किसी के सर पर खंबा अगर वो ज़मीन पर है और कोई अगर पहाड़ पर है तो किस पर कम खंबा, कम ऊंचाई वाला तो उस पर, तो इस पर क्यों ज़्यादा, कारण कि नीचे से ऊपर ज़्यादा हाइट है, ऊपर से नीचे भारी गैसें भी होती है तो वायुदाब ज़्यादा होगा। एक नियम इसके बारे में समझ लीजिए, वायुदाब का पहला नियम क्या है। देखिए आप ऐसे समझिए कि हमेशा जो हवा चलती है, पहला नियम क्या है, हमेशा जो हवा चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है भाई। जहाँ धक्का ज़्यादा है और जहाँ धक्का कम है उसी तरफ तो लोग जाके गिरेंगे। जहाँ पे ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन पीछे से आप मेरे पीछे लगातार धक्का लग रहा है तो मैं आगे गिर रहा हूँ, क्योंकि आगे कोई चीज़ नहीं है मुझे रोक सके। तो वहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, पीछे से हाई प्रेशर लग रहा है तो मैं आगे चला गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे हवा चलने का मुख्य कारण क्या होता है, हाई से लो प्रेशर की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब एयर वायुदाब को नापने का जो तरीका है, स्केल, जैसे आप कहते हैं मिली बार, क्या कहते हैं मिली बार, बैरोमीटर होता है ना, बैरोमीटर से नाप लिया जाता है। और उसका जो स्केल है वो आमतौर पे क्या लेते हैं, एमबी बोले तो मिली बार में नापते हैं, मिली बार एमबी में नापते हैं। पास्कल भी कहते हैं उसको, आप पास्कल में भी नापा जाता है, तो मिली बार। अब होता क्या है कि मान लीजिए कहीं पर 10 मान लीजिए किसी पर कहीं पर जो है 900 मिली बार का दाब बना हुआ है। अब बगल में इस इलाके पर एक 10-13 मिली बार बना हुआ है, तो कहाँ ज़्यादा दाब है, यहाँ दाब ज़्यादा है ना, तो ये तुरंत क्या करेगी, हवा इधर को चलने लगती है। ठीक है, तो आप देखते हैं ग्रेडियंट बनता है, एक वायुदाब प्रवणता जिसे आप कहते हो। तो ये जितना वायु, तो यानी बैरोमीटर से आप जान जाएंगे कि भैया आंधी आने वाली कि नहीं आने वाली, क्योंकि अंतराल बहुत ज़्यादा तो हवा कैसे चलने वाली, बहुत तेज चलने वाली है। और कहीं गर्म हवा यहाँ से भी आ रही है तो इसका मतलब यहाँ फ्रंट बनने का, तो आने वाले दिनों में बारिश भी होने वाली है। और ये हो सकता है कि अगर ये 0 डिग्री के ऊपर है, ढेर ऊपर है, जहाँ कॉरियोलिस फोर्स अच्छा खासा काम कर रहा हो, कहीं नीचे समुद्र है और यहाँ का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो भैया ये हवा इस तरीके से घूम जाएगी, और घूमने की वजह से गर्म हवा अंदर, ठंडी हवा बाहर। तो गर्म हवा जब अंदर है तो प्रेशर क्या है, लो, और ठंडी हवा बाहर है तो प्रेशर है हाई। परिणाम हवा क्या करेगी, तेजी से अंदर की तरफ चलेगी, और ये बन गया चक्रवात, जो कि उत्तरी गोलार्ध में अपने एंटी क्लॉकवाइज चलता है और दक्षिण गोलार्ध में अपने क्लॉकवाइज चलता है। जबकि वहीं प्रति चक्रवात में क्या होता है, वो जो फ्रंट होता है ना, उसमें इस तरीके काम होता है कि ठंडी हवा क्या कर लेती है, पूरा छेक लेती है। आप ऐसे समझिए जहाँ चक्रवात नीचे उतरता है वहां प्रति चक्रवात बनता है, मतलब केंद्र में जब हाई प्रेशर हो जाए और बाहर कैसा प्रेशर हो जाए, लो प्रेशर हो जाए, हवा क्या कर रही है एक दूसरे से, वहां अंदर आ रही थी, यहाँ क्या कर रही है, बाहर जा रही है, तो ये एंटी साइक्लोन होता है। और ये उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिण गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, एंटी साइक्लोन। खैर ये तो आगे चलेगा ही, अभी मैंने आपको ट्रिक दे दी। ट्रिक क्या दी, हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ।
अच्छा देखिए हुआ क्या, जब मैंने आपको पढ़ाया था सूर्य तप में, हमने एक चीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने कि सूरज किस तरीके से उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। वो 6 महीने के लिए सूरज की रोशनी उत्तरी गोलार्ध में, 6 महीने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में, और ये इलाका तो लगातार सूरज की रोशनी में रहता ही रहता है, जिसे आप कहते हो इक्वेटर, बोले तो भूमध्य रेखा यानी भूमि की मध्य की रेखा। तो 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री उत्तर और 0 से 10 नीचे। आप ऐसे समझिए 10 डिग्री ये रहा, 10 डिग्री ये रहा, बीच में है 0। ये रहा 10 डिग्री, ये रही 10 डिग्री और बीच में यहाँ कहीं 0 डिग्री। इस इलाके में, इस पेटी में पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल बहुत ज़्यादा है। जब पृथ्वी घूम रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि केंद्र है। तो जितनी हवा इस पर स्थित होगी वो क्या होगी, दूर फेंक उठेगी। ऊपर से सूरज की रोशनी भी यहाँ ज़्यादा है, ऊपर से सूरज की रोशनी भी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर प्रेशर क्या होने वाला है, जब सूरज की रोशनी ज़्यादा है तो मैंने कहा भाई ज़मीन गर्म हो जाएगी। ज़मीन गर्म होगी तो इससे लगी हुई हवा क्या होगी भाई, हल्की हो जाएगी, फैलेगी, हल्की होगी, और हल्की होने के बाद धीरे धीरे ऊपर उठेगी। तो प्रेशर क्या बनने वाला, हवा जहाँ गिरती है वहाँ हाई प्रेशर होता है, हवा जहाँ से उठती है वहाँ प्रेशर लो होता है। ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए एक ज़मीन ये है, एक ज़मीन ये है, जहाँ हवा नीचे से ऊपर जा रही है तो बीच में जगह खाली हो गई, इस जगह पे जगह खाली हो गई, हवा तो ऊपर चली जा रही है तो लो प्रेशर। लेकिन यहीं ऊपर ठंडी हो जाएगी ना, धीरे धीरे जाएगी ऊपर, ठंडी होगी, ठंडी होकर भारी होगी, भारी होने के बाद एक जगह गिरेगी कहीं जा करके, यहाँ का ऐसा प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। यहाँ जो व्यक्ति होगा उसका ऐसा कि भैया प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये समझ में आया, लो प्रेशर हाई प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ प्रेशर क्या है, लो। कहाँ पर, ये 0 से 10 ऊपर, 0 से 10 नीचे, यानी ये 0 से 10 डिग्री ऊपर, 0 से 10 नीचे। 10 ये वाली लाइन ऊपर वाली, 10 नीचे वाली, और बीच में 0 डिग्री गई है। क्यों लो है प्रेशर, क्योंकि हवा क्या कर रही है, हल्की होकर ऊपर उठ रही है। 2 रीज़न इसके पीछे, वो 2 रीज़न क्या थे। पहला तो आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर तापमान ज़्यादा है, टेम्परेचर की वजह से, थर्मल रीजन की वजह से ऐसा होता है। और दूसरा डायनेमिक भी तो है, डायनेमिक रीजन की, डायनेमिक मतलब घूमने की वजह से भी तो ऐसा हो रहा है पृथ्वी के। अगर पृथ्वी ना घूमती तो हो सकता है इतना ऊंचाई पर नहीं जाता, इतना लो प्रेशर ना बनता। अब जब लो प्रेशर बना तो मैंने कहा हवा ऐसे उठी भैया, यहाँ से उठी हवा ऐसे ऊपर की तरफ उठ रही है। अच्छा यहाँ धारा कौन चल रही है, ये धारा कौन सी, ये वाला ग्राफ बनेगा कि ये ग्राफ बनेगा, सिंपल सी बात, ये ग्राफ बन रहा है ना कि ये वाला बन रहा है। नहीं, धारा क्या कर रही है, हवा क्या कर रही है, ऊपर उठ रही है। जब ऊपर उठ रही है तो यही वाली धारा आप क्या कहला रही थी, संवहनीय धारा। तो यहाँ क्या चल रहा है, संवहनीय धारा चल रही है नीचे से ऊपर की तरफ। और जब ऊपर जाएगी तो क्या करेगा, वर्षा करना ही करना है इसे। तो यहाँ इलाके में रोज क्या होती है, वर्षा होती है। और इसे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहा जाता है। इंटरट्रॉपिकल मतलब जानते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल है ना, गर्म वाला इलाका है ना, उष्णकटिबंध है ना ये। और कन्वर्जन क्यों कह रहे हो, इसलिए कह रहे हो, मैं समझाता हूँ क्यों। फिलहाल अभी एक चीज़ जानिए कि लो प्रेशर है, आपने कहा हाँ सर लो प्रेशर है। अब देखिए हवा क्या की, ऐसे उठी, यहाँ से भी उठी, फिर ऊपर ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद भाई ये इधर घूम गई, ये इधर घूम गई, उसके बाद कितनी दूर तक गई, ऐसे, ये जो गई ये जेट हो गई। अब ये यहाँ इससे टकराएगी, टकराने के बाद अब क्या करेगी, नीचे बैठेगी, ये भी यहाँ आई और यहाँ गिर गई, ठीक है, भारी हो जाएगी ना, भारी होकर वो नीचे गिर जाएगी। अब जब यहाँ गिरी तो जहाँ गिरी वहाँ कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला ना। तो प्रेशर क्या है, हाई है ना, तो यहाँ प्रेशर एच लिखा हुआ, देखिए एच लिखा है, एच हाई प्रेशर। क्लियर हुआ, यहां से हवा उठी, यहां गिरी, ये हो गया हाई प्रेशर। अब हवा जमीन पे कैसे चलने वाली, हाई टू लो, यानी हवा ऐसे चलेगी कि नहीं चलेगी, देख रहे हैं। और यहां से ऐसे हवा चलने लगी, क्योंकि हवा हमेशा हाई टू लो चलती, हाई टू लो चलती। अब देखिए ये हवा क्योंकि किस दिशा से चल रही है, बताइए किस दिशा से शुरू किया इन्होंने चलना, यहाँ से, और इसने भी कहा यहाँ से, और ये दिशा है कौन सी, पूर्वी दिशा। तो इसलिए आप देखेंगे इसको कौन सी हवा कहते हैं, पूर्वा पवने। कौन सी पवन, पूर्वा पवन। अच्छा भाई, तो आपने क्या चीज पढ़ी इसमें, अभी आपने पढ़ा उष्णकटिबंधीय
कटिबंध क्यों कह रहे हैं, पहले ही बताया था कटिबंध किसे कहते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, वो गैप को कटिबंध या पेटी कहते हैं। तो उष्णकटिबंध का क्या है, उष्णकटिबंधीय कैसी है, निम्न वायुदाब पेटी, निम्न वायुदाब पेटी किसी किसके बीच में है, कितना कितना एंगल है, तो ऐसे ये रहा 0 डिग्री, तो इसके ऊपर 10, इसके नीचे 10, ठीक है, इतने बीच ये क्या प्रेशर है यहाँ पर, कैसा है, वायुदाब निम्न होता है। भाई क्यों होता है निम्न, दो रीजन, थर्मल एंड डायनेमिक। थर्मल क्या था, साल भर सूरज सीधा चमकता है, ठीक है, इस पर क्या करता है, साल भर सूरज सीधा चमकता है। डायनेमिक रीजन क्या था, पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी का केंद्र का ये भाग है, तो भाई अब केंद्रीय बल काम करेगा। तो घूर्णन गति की वजह से क्या होता है, के कारण अब केंद्रीय बल काम करता है। इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। क्या पैदा होती है इस वजह से, संवहनीय धाराएं, हवा नीचे से ऊपर जा रही है ना सब की सब। तो मुझे बताइए क्या नाव चला पाओगे ऐसी जगह पर, मान लीजिए ये है एक जगह, मान लीजिए पानी है यहाँ पर, अब नाव को चलाना है तो ये पतवार लगा है, तो या तो हवा ऐसे चले तब इधर जाएगी, या ऐसे चले तब इधर जाएगी, कि ऐसे चलेगी तब जाएगी हवा, तब तो नाव नहीं चलने वाली, और ऐसे भी अगर हवा आ रही तो भी नहीं चल पाएगी। तो आप देखेंगे इसको आप कहते हैं डोल ड्रम पेटी, क्या कहते हैं इसको, ड्रम पेटी, डोल ड्रम है, शांत माहौल है, कुछ हवा का ऐसा कुछ वो नहीं है, हवा का क्षितिज कम चल रहा है बल्कि नीचे से ऊपर ज़्यादा चल रहा है। अब दोस्तों डोल ड्रम पेटी समझ में आया, डोल ड्रम कहाँ पाया जाता है, विषुवतरीय क्षेत्र में कितना डिग्री ऊपर कितना डिग्री नीचे, 0 से 10 ऊपर 0 से 10 नीचे, और क्योंकि यहाँ संवहनीय धाराएं चलनी होती हैं इस वजह से यहाँ बरसात हो रही होती है। क्या हो रहा होता है, क्या होता है यहाँ, संवहनीय धारा वाला पढ़े ना अभी आप, रोज क्या होने वाली है, वर्षा। अच्छा एक चीज और, क्या चक्रवात बनेगा संवहन की वजह से, संवहन हो रहा है, दो तरफ से हवा टकराएंगी, कैसे टकराएंगी इसको समझिए। ये हवा आई यहां से यहां, हाई टू लो, ये भी आई हाई टू लो, फिर दोनों टकरा के इस तरीके से ऊपर, तो क्या ऊपर चक्रवात बनना चाहिए, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ कॉरियोलिस प्रभाव का मान बहुत कम है, नगण्य है, और कॉरियोलिस फोर्स अगर है नहीं तो भैया बिल्कुल यहाँ चक्रवात नहीं बनने वाले, ठीक है। हाँ इसके ऊपर और इसके नीचे बन जाएंगे। अब अगली चीज़ की बात करते हैं, ना पवनों के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि पवन तो एक चैप्टर है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। अभी परेशान मत होइए, इसको पूर्वा पवन कहते हैं, इसको ट्रेड विंड कहते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ। पहले हम पेटी को तो जाने, पहली वायुदाब पेटी हो गई, बोलिए हाँ भैया हो गई। अब एक चीज़ बताइए, जो सेल बना एक चक्र बना नहीं है, ऐसे हवा यहाँ से उठी ऐसे जाके यहाँ गिरी और फिर ज़मीन पे चल के यहाँ आ गई और फिर गर्म होकर ज़मीन से ऊपर उठी, तो इसे क्या कहते हैं, हैडली सेल। क्या कहते हैं, हैडली सेल। ठीक भैया। अब एक चीज़ देखो, ये ऊपर जो है ना, साढ़े 23 से लेके 35 डिग्री तक का जो इलाका है, 23.5 से लेकर के
35 डिग्री तक का इलाका है। यहाँ पर क्या हो रहा होता है तो आप देखेंगे भैया, यहाँ पर पहली बात तो ये हवा उड़ती है, यहाँ आगे गिर रही है, ये यहाँ वाली हवा क्या कर रही है, गिर रही है। यहाँ नीचे भी सेम यही चीज़ होती है, नीचे की भी हाई प्रेशर ऐसे ही बनता है। ये यहाँ आगे गिरेगी तो प्रेशर क्या बना दिया, हाई। ये यहाँ आगे गिरी तो प्रेशर क्या बना दिया, हाई। ऊपर से यहाँ से भी हवा उड़ती है और ये भी आकर के यहाँ गिरती है। देखिए ये भी आके यहाँ गिरी, ये भी आके यहाँ गिरी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई। ठीक इसी तरीके से यहाँ गिर रही है और ये भी आकर के यहाँ गिरी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई। तो यहाँ कैसा दाब होगा, उच्च दाब होगा। यहाँ कैसा होगा, उच्च दाब की पेटी बनेगी। और कौन सा कटिबंध है ये, उष्ण की उपोष्ण है, उपोष्ण है। तो बताइए उपोष्ण में क्या लिखोगे भैया, उपोष्ण, उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी। कितना डिग्री चल रहा है ये, तो 23.5 यानी कर्क रेखा से आपने शुरुआत कर दी और ये चला गया 35 डिग्री तक का। कैसा है प्रेशर, यहाँ हवा आके क्या करती है, बैठती है, तो दाब क्या होगा, उच्च होगा। कहाँ कहाँ से आके बैठ रही है, दो तरफ से। एक तो उष्ण निम्न दाब वाली, उष्ण कटिबंध वाली भी आके बैठ रही है, और दूसरा उपध्रुवीय वाली भी आके बैठती है। दोनों आकर के यहाँ क्या कर रही है, दोनों आकर के बैठती है नीचे। परिणाम यहाँ क्या होता है भैया, सिंपल सी बात है, प्रतिचक्रवात बनेगा। वो तो खैर आपको नहीं पढ़ना होता, आपको ये ध्यान देना होगा कि नीचे आकर के बैठेगी तो दाब क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और जब हवा नीचे से ऊपर जाती है तो वर्षा करेगी, लेकिन कभी ऊपर से नीचे आएगी तो वर्षा नहीं करेगी। तो यानी उच्च कटिबंध तो वर्षा हो रही थी क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही थी, लेकिन यहाँ क्या वर्षा होने वाली है, इस पेटी में वर्षा होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि हवा नीचे बैठ रही है। अच्छा एक चीज़ और क्या बताना है आपको मुझे भैया, मुझे ये बताइए पुराने ज़माने में लोग कैसे व्यापार करते थे, घोड़ा और नाव। जब पानी पे होंगे तो नाव, ज़मीन पे होंगे तो घोड़ा। वही चीज़ यहाँ होता था। जब इस अक्षांश पे लोग पहुँचते थे ना, आपने देखा एक चीज़, ये कह रहा है हॉर्स लैटिट्यूड। क्यों कह रहे हैं उसको हॉर्स लैटिट्यूड, ये भी हॉर्स लैटिट्यूड है, ये भी हॉर्स लैटिट्यूड है, ये भी दोनों सेम ही रहेगा, ऊपर और नीचे सेम रहता है। तो बताइए भाई क्यों कह रहे हो, तो ये समझिएगा जब यहाँ से नाव जाए तो बड़ी आराम से जा रही है, लेकिन जब यहाँ पहुँच रही है तो दिक्कत आ रही है। क्यों, कारण हवा आके बैठ रही है, और हवा जब बैठ रही है तो भैया जो भार लिए उसको हटाना पड़ेगा, और लेके चल रहे हो घोड़ा, तो घोड़े को ये यहाँ पर क्या कर देते थे, उतार देते थे। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड बोले तो अश्व अक्षांश। इसको और भी क्या नाम से जानते हो, अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। इसको आप कहते हैं अश्व अक्षांश। अच्छा ये जान लिया। अच्छा इसके उच्च दाब का कारण क्या है, क्या यहाँ ताप है कहीं, कारण नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक रीजन है इसका। फिर चलिए इसके बाद अगली पेटी भैया फिर से क्या बन जाएगा, फिर से बनेगा, देखिए इसके ऊपर फिर क्या बनने वाला है, फिर से बनेगा यहाँ लो प्रेशर। क्या बनेगा यहाँ, लो प्रेशर। कारण कि यहाँ जब पृथ्वी घूमेगी तो भैया फिर डायनेमिक की वजह से हवा नीचे से ऊपर तरफ उठेगी, और जब उठेगी तो फिर वही बात होगा, क्या होगा, कुछ हवा यहाँ गिरेगी, कुछ हवा यहाँ गिरेगी। तो यहाँ वाली तो गिरी रही थी, इसकी वजह से ये हॉर्स लैटिट्यूड हो गया, लेकिन ये जाके कहाँ गिरेगी, पोल्स पर। पोलर वर्टेक्स वाला मामला है जो अभी अमेरिका में आपने इस साल देखा था कि पोलर वर्टेक्स वाली घटना। फिलहाल अभी इसकी बात कर रहे हैं पोलर फ्रंट की। अब होता क्या है, जो उपध्रुवीय, इसको ध्रुव कहते हैं, इसको उपध्रुव कहते हैं। ये ध्रुव इलाका, ये उपध्रुव इलाका। उपध्रुव में कैसा प्रेशर है, उपध्रुव में कैसा प्रेशर है, उपध्रुव में निम्न वायुदाब होता है। क्या होता है, तीसरे नंबर पे जो पेटी है उसे आप क्या कहते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक, और इसके बाद अगर कोई पेटी आती है चौथे नंबर पे लास्ट पे जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय। लेकिन कैसी पेटी है, उच्च वायुदाब, ठंडा इलाका एक तो ये, और ऊपर से हवा आके यहाँ वाली आके यहाँ बैठ जाती है। अब ये तो होगी पेटियां, जैसे ऊपर होंगी वैसे सेम टू सेम नीचे होंगी, है ना, जैसे जैसे ऊपर होंगी वैसे वैसे सेम टू सेम नीचे होंगी। आप ऐसे समझिए, जो ऊपर जितना डिग्री पे उतना डिग्री पे यहाँ होगी, ये जितने डिग्री पे यहाँ है उतनी डिग्री पे ये होगी, ये जितना डिग्री पे यहाँ जितनी डिग्री पे होगी।
ये तो अभी तक हमने पढ़ा सेल के बारे में, कैसे सेल बन रहा है देख रहे हैं आप। ये हेडली सेल कहलाएगा। ये वाली हवा जो ऐसे उठ के वापस आ रही है इसे फेरल सेल कहते हैं। और ये जो हवा है लो प्रेशर से ऐसे उठी, फिर ऐसे आई, फिर इस तरफ गिरी, फिर वापस आई, तो एक सेल बन गया ना इस तरीके से। इसको क्या कहते हैं? पोलर सेल। इसको कहते हैं फेरल सेल, इसको कहते हैं हेडली सेल। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे फेरल सेल, यहाँ पर क्या होगा? पोलर सेल, और बीच में कौन सा है? हेडली सेल। ये हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। अच्छा, हम एक चीज आपको पढ़ाना चाह रहे हैं इसमें। अब चलते हैं पवनों पर। अब आप जो कटिबंध समझ गए हैं ना, वायुदाब, पेटियां अगर आपको समझ में आ गई तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्या? अब आप आसानी से समझ सकते हैं पवने। अगला चैप्टर क्या है? विंड्स। कितने तरीके की होती हैं पहले आप ये जानिए। एक होती है स्थायी, ठीक है, स्थायी पवने, इनको प्रचलित पवने के नाम से भी आप जानते हैं। एक होती है स्थानीय पवने और एक होती है मानसूनी पवने। स्थानीय ले लेते हैं, स्थानीय पवने, स्थायी नहीं बोल रहा हूँ, स्थानीय लोकल विंड्स। और एक होती है मौसमी पवने। अच्छा, सबसे पहले हम किसको लेंगे? स्थायी पवन को लेके चलते हैं। स्थायी पवन मेनली 3 तरीके की होती हैं। स्थायी पवन 3 तरीके की होती हैं। पहली है पूर्वा पवन, जिनको आप क्या कहते हो? व्यापारिक पवने, जिनको आप क्या कहते हो? ट्रेड विंड्स। कहाँ से कहाँ चल रही थी? तो देखिए कहाँ से कहाँ चल रही थी, इसको ग्राफ में समझाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हौच पौच हो चुका है। देखिए ये था, ये 0 डिग्री के पास वाला लो प्रेशर था। ये क्या था? ऊपर क्या बना था? हाई प्रेशर था। तो हवा कहाँ से कहाँ चलेगी? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे चलेगी। दिशा बताइए कि जिस तरफ से चलती है उसी के आधार पर नाम होता है। किस दिशा से चल रही है? तो भाई इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो पूरब से आ रही है, इसलिए इसको आप क्या कहते हो? पूर्वा पवने कहते हो। और ये क्या होती है? स्थायी होती हैं। स्थायी का मतलब जानते हैं? ऐसी पवने जो साल भर, हमेशा, जिंदगी भर एक निश्चित दिशा में चलती रहती है। इनकी खास बात क्या होती है स्थायी पवनों की? स्थायी पवनों की खास बात ये होती है, ये हमेशा कैसे चलती हैं? एक निश्चित दिशा में चलती हैं। और इनकी निश्चित दिशा क्या होती है? इनकी निश्चित दिशा होती है एक कटिबंध से दूसरे कटिबंध के बीच में। हमेशा एक पेटी से दूसरी पेटी की तरफ चलती रहती है। ठीक है, दूसरी पेटी की तरफ चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे जैसे आप ऐसे समझिए, जहाँ जो मैंने बताया था अभी आपको, ऐसे। अब ये हमेशा ऐसे चलेगी ना, ये हमेशा ऐसे चलनी है, इसमें कोई बदलाव होना ही नहीं, क्योंकि हमेशा यहाँ लो प्रेशर या हाई प्रेशर बना रहेगा, तो ये इसी तरीके से चलेगी। तो साल भर चलनी है, जिंदगी भर चलनी है, साल भर छोड़ी जिंदगी भर चलनी है। उसमें कौन सी हो गई? व्यापारिक पवनें हो गई। इनको पूर्वा पवनों के नाम से भी जानते हैं आप, क्योंकि ये कहाँ चल रही थी? पूर्वा चल रही थी। कहाँ से कहाँ चल रही? डायरेक्शन बताइए जरा इनका, अगर आपसे कहा है डायरेक्शन बताने के लिए, तो सिंपल सी बात है, उष्ण निम्न दाब से कहाँ चल रही थी? उपोष्ण उच्च वायु दाब, सॉरी, उपोष्ण निम्न वायु दाब की तरफ चल रही है ये, है ना। उपोष्ण निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब की तरफ चलती हैं। और कहाँ से चलती हैं? उपोष्ण उच्च वायु दाब की तरफ से, वायु दाब की तरफ से। ठीक है, इसी क्लियर हुआ? अगली विंड की बात करते हैं भैया, पछुआ। अगली ये पूर्वा थी, अब ये पछुआ की बात करेंगे हम लोग। ये पछुआ क्या है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो हो गई पूर्वा, ऐसे से चल रही थी पूर्वा। प्रेशर क्या था? हाई। यहाँ क्या था? लो। यहाँ क्या था? हाई। मगर यहाँ प्रेशर फिर से क्या बन गया था?
लो बना था। तो आप जानते हैं हाई टू हवा कहाँ जाती है, लो की तरफ जाती है। हाई टू हवा हमेशा कहाँ जाती है, लो की तरफ जाती है। अब ये किस तरफ जा रही है, पश्चिम तरफ से, इसलिए वो क्या कहते हो, पछुआ पवने कहते हो। मगर ये चीज़ जानिएगा, पृथ्वी पर लगभग आप देखेंगे 79% वाटर है और बाकी 21% क्या है, ज़मीन है। और ये 79% जो वाटर आपको दिखाई दे रहा है वो भी ज़्यादातर यानी 80% पूरा नीचे है, दक्षिण गोलार्ध में, यानी 0 डिग्री के नीचे आ पाएंगे। जब जल होगा, स्थल कम होंगे यहाँ पर, तो हवा जब चलेगी तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, फ्रैक्शन फोर्स नहीं होने वाला। तो आप देखेंगे बहुत ताकत से यहाँ चल रही होती है, इसलिए यहाँ जब चल रही होती है 40 डिग्री पर, तो इसको क्या कहते हैं, चीकता चालीसा। और 50 पर क्या कहते हैं, प्रचंड पचासा। और 60 पर चीकता साठा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम रखा गया है, गरजता चालीसा, ठीक, प्रचंड पचासा, चीकता साठा। 60 डिग्री तक आते आते ये और तेज हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं चीकता साठा। तो इसको थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ होगी इसमें, आपको क्या क्या होगी समझिए इसको। पछुआ पवन, अब ये कहाँ से कहाँ चल रही है, तो किस तरफ से किस तरफ चल रही है, तो ये चल रही है उपोष्ण उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ, निम्न वायुदाब पेटी की तरफ। दिशा कौन सी होगी, पश्चिम होगी। और इसको दक्षिणी गोलार्ध में कितने नामों से जाना जा रहा है, तो आप देखेंगे प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा, और चीकता साठा, चीकता साठा। साठा मतलब जान रहे हैं, साठा मतलब बात ही 60 की हो रही है, यहाँ 50 की हो रही, वहाँ 40 की हो रही थी, गरजता चालीसा। अच्छा रह गया, गरजता चालीसा। कितने कितने डिग्री पर बात हो रही है, जब 40 डिग्री अक्षांश पर ये चल रही होगी तब इसको ये बोला जाएगा, जब 50 डिग्री अक्षांश पर चल रही होगी तब ये कहा जाएगा, 60 डिग्री अक्षांश पर चल रही होगी तब ये कहा जाएगा। और कहाँ वाले अक्षांश पर होगा, साउथ, ये कहाँ की बात हो रही है, साउथ लैटिट्यूड की बात हो रही है। अब कौन सी पवन बची स्थाई में, ध्रुवीय पवनें। कौन सी पवनें हैं, ध्रुवीय। क्यों कहते हैं ध्रुवीय, तो इसको भी समझ लेते हैं भैया, ध्रुवीय क्यों क्या है। ये ना 0 डिग्री, ये हो गया था, फिर ये हो गया था, ये। अब पोल्स की बात, यहाँ प्रेशर कैसा हो रहा था, यहाँ से उठ करके हवा क्या कर रही है, गिर रही है, यहाँ से हवा उठ रही है, गिर रही है, तो प्रेशर क्या हो गया, हाई। प्रेशर क्या हो गया, हाई। अब हाई से कहाँ चलने वाली है, लो की तरफ। हाई से कहाँ चलने वाली है, लो की तरफ। परिणाम रहा, इसको क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवनें। अच्छा, ये ठंडी होती हैं तो ठंडे गुण के साथ आएंगी, और यहाँ से गर्म हवा रहती है तो दोनों के बीच में यहाँ क्या बनेगा, हमेशा वाताग्र, फ्रंटल बनेगा, बाउंड्री बनेगी, लड़ाई होगी, और परिणाम रहेगा यहीं पर आप देखेंगे कौन से कटिबंध के, शीतोष्ण कटिबंध के चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंध के चक्रवात बनते हैं, जिनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ये चाहे सागर हो चाहे ज़मीन, कहीं पे भी बन सकते हैं। ये प्रभावित भी ज़्यादा करते हैं और आप देखेंगे काफ़ी समय तक रहते हैं ये। जबकि वहीं शीत कटिबंध वाले, जो उष्ण कटिबंध वाले चक्रवात है जो यहाँ बन रहे होते हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि समुद्र पे बनेंगे, ठीक है। और कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। और जैसे ही ये पहुँचेंगे कहाँ, ज़मीन पर, वैसे इनकी शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि इनके लिए ऊर्जा का स्रोत जल वाष्प होता है। ठीक दोस्तों, चलिए इतने के लिए धन्यवाद।